हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा पेपर हुआ है वीडियो ग्राम सेवक वाला फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसकी आंसर की के बारे में लेकर आया हूँ। तो उसकी जो एक्यूरेट आंसर की है, एकदम एक्यूरेट आंसर की, वो मैं लेकर आया हूँ। कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं, आंसर की चेक कर सकते हैं कि आपने क्या किया और उसका राइट आंसर क्या है। तो ये आंसर की मैं एकदम एक्यूरेट लेके आया हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम स्टार्ट करते हैं ये आज का पेपर, जो 27 तारीख यानी आज के दिन फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन थे, थली, बरखान, पैराबोलिक या सीफ। तो इसका जो राइट आंसर था वो था थली। थली इसका राइट आंसर था। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहसंबंधित है। दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहसंबंधित है। ये क्वेश्चन आया था। चार ऑप्शन थे, मीना, भील, गरसिया और सहरिया। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था। तो वो राइट आंसर था दोस्तों, इसका था भील। भील इसका राइट आंसर होता। ठीक है, तो पूरे ध्यान से अपनी आंसर की मिला ले और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पेपर हुआ है उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको चारों शिफ्ट के पेपर के आंसर की मिलेगी और भी इम्पोर्टेंट जो नोटिस आते हैं सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको यहाँ पर एक्यूरेट मिलेगी। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल सुमेलित नहीं है, यानी पशुओं की जो नस्ल है वो सुमेलित नहीं है। ये चार ऑप्शन आए थे, सांचौरी गांव, मेहसाना भैंस, सोनाड़ी भेड़, खेरी बकरी। तो इसमें से कौन सी जो नस्ल है वो संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होता दोस्तों वो होता है इसका खेरी बकरी। ये नस्ल संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर वो था, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था और ये लगभग सभी ने सही किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो होता गंगानगर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो कहाँ पर है ये, न्यूजीलैंड में, टर्की में, ईरान में, फ्रांस में। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होता वो होता है इसका टर्की में। ऑप्शन बी इसका राइट होता। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा गया था कि हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या होता, मोहम्मद नजीब था, अब्दुल समद, सैयद अली था, अब्दुल समद, मोहम्मद नजीब था, सैयद अली, मंसूर तथा सैयद अली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन बी, सैयद अली तथा अब्दुल समद। ये दो प्रसिद्ध चित्रकार थे जो हुमायूं के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट होता। अगला जो क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था कि लोकनाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है। हमारे चार ऑप्शन थे, भरतपुर, टोंक, उदयपुर, अलवर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सिंपल था। इसका जो राइट आंसर था वो था टोंक। चारबेत है लोकनाट्य, ये टोंक से संबंधित है। ओके, इसका बी आंसर सही होता। अगला जो क्वेश्चन 8 पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है ना। चरी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, संकरिया नृत्य या मांदल नृत्य। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन सी, संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य है ये युगल नृत्य होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, ताजमहल का वास्तुकार था। तो दोस्तों इसका जो वास्तुकार कौन था, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, उस्ताद मंसूर, रहीम, उस्ताद ईसा, खक्की खां। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उस्ताद ईसा। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ताजमहल का वास्तुकार। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 10। वो पूछा गया था कि वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है
कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, झांझ। झांझ वाद्य यंत्र है, ये कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। ओके। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो होता ऑप्शन सी, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो करंट का क्वेश्चन है ये, कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी ने ये करेक्ट किया होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, पांडा, सुमिंस्की, मिराई तोवा, इग्गल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मिराई तोबा। तो मिराई तोबा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है? मिराई तोबा है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, वो पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र अनुपात राज्य के संबंध में है। तो केंद्र और राज्य का कितना कितना अनुपात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता? इसका जो करेक्ट आंसर होता वो होता 60:40। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो क्या होता? इसका जो करेक्ट आंसर होता वो होता 68.66 लाख। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, जहाजपुर, नसीराबाद, ब्यावर, देवली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यावर। ब्यावर है इसका राइट आंसर होगा कि 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्यावर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16। ये पूछा गया था कि रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। 4 ऑप्शन है, माउंट हुड, एल्ब्रेट, ब्लांक, रॉबर्टसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, एल्ब्रेट। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रेट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एस आकार का महासागरीय कटक है, क्या है? एस आकार का महासागरीय कटक क्या है? 4 ऑप्शन थे, प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक या पूर्वी प्रशांत कटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18। ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन डी, विली विलीज दक्षिण चीन सागर। ये इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी हरिकेन अटलांटिक महासागर से, टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर से है और चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर से है। तो इसका राइट आंसर क्या होता? इसका राइट आंसर होता ऑप्शन डी, विली विलेज दक्षिण चीन सागर। ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, अभी करंट का क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? बहुत ही चर्चा में रहा है ये वंदे भारत मिशन। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए थे, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने से, ऑप्शन बी था कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने में, ऑप्शन सी था बुजुर्ग महिलाओं को गुजारा भत्ता देने में, ऑप्शन डी था समस्त सिनेमाघरों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन बी, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने में। ये इसका राइट आंसर होता वंदे भारत मिशन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता। दोस्तों ये आंसर की एकदम करेक्ट आंसर की है, आप कहीं से मिला लेना, यही आंसर होंगे। ठीक है, तो निसंकोच होके आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं। अब जो क्वेश्चन 20 पूछा गया था वो था अभंग का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन थे, महाराष्ट्र धर्म के संतों द्वारा पहने गए वस्त्र। ये गलत है। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, ये सही है। और भक्ति संतों के आवास, ये गलत। निर्गुण संतों का साहित्य, ये गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ये बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
स्वच्छ भारत मिशन चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्वास्थ्य निकायों को स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? ये किसने पूछा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4,324। 4,324 स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भयंकर 50 पवने संबंधित हैं। ये चार ऑप्शन थे पछुआ पवनों से, ऑप्शन बी था उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, ऑप्शन सी था ध्रुवीय पवनों से, ऑप्शन डी था व्यापारिक पवनों से। तो इसका राइट आंसर क्या होता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता वो होता पछुआ पवनों से। ठीक है, भयंकर 50 पवने हैं ये पछुआ पवनों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट होता। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए थे बोराट पठार कोमलगढ़ से गोगुंदा तक, भाकर पूर्वी सिरोही और रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद और गिरवा उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होता? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन डी गिरवा उदयपुर। गिरवा उदयपुर है ये, ऑप्शन डी है ना, गिरवा उदयपुर। ये स्थलाकृति सम्मिलित नहीं है। भोराट पठार तो कोमलगढ़ से गोगंदा तक, भाकर है पूर्वी सिरोही में, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में, गिरवा उदयपुर में नहीं है। ये ऑप्शन डी इसका राइट होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि मरा मरा सागर जोड़ता है। मरा मरा सागर किसको जोड़ता है? ये पूछा गया था। तो चार ऑप्शन थे काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर और भूमध्य सागर को, कैस्पियन सागर और अजोव सागर को, काला सागर और कैस्पियन सागर को। तो इसका राइट आंसर क्या होता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो करेक्ट आंसर है इसका वो होता ऑप्शन ए काला सागर और एजियन सागर को। मरा मरा सागर है ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 25 क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजधानी मिलाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझको कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में अभी मैं डिटरमाइन नहीं कर पाया हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बस ओनली एक ही क्वेश्चन रहा है जिसका मैं आंसर नहीं पता लगा पाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना अपने स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है वो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो चार ऑप्शन थे पीनान अलवर में, बालोजी जयपुर में, बालेश्वर जोधपुर में, देवलिया जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बालोजी जयपुर में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछा गया था कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? ये लगभग सभी ने सही किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था और लगभग सभी ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या था? पलाश। ऑप्शन सी इसका राइट था। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन थे नोकरेक मेघालय, मानस असम, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई कर्नाटक। तो ये चार ऑप्शन थे। इसका राइट आंसर क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश। ये संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर, राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा, सावत सिंह किशनगढ़, विजय सिंह देवगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता वो होता ऑप्शन डी विजय सिंह देवगढ़। ये इसमें सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये आ गया। ये दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये पशु मेले हैं वीर तेजाजी, शिवरात्रि, चंद्रभागा, मलिनाथ, सिस्तान है, बाड़मेर, बैरतपुर, परबतसर, झालरापाटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ये दे रखा है। तो दोस्तों देखो जो वीर तेजाजी का मेला है वो कहाँ बढ़ता है? तो वीर तेजाजी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है परबतसर में। ठीक है, ओके। और अगला जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि
पशु मेला है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है शिवरात्रि पशु मेला भरतपुर में। ओके। अगला जो है चंद्रभागा, तो ये कहाँ पड़ता है? तो चंद्रभागा पड़ता है झालरापाटन में। ठीक है। अगला है मलीनाथ, तो मलीनाथ कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 3 2 4 1 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? सही बताना है इसमें ना। तो इंडिया डिवाइडेड लिखा था मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, तो ये तो क्या है? गलत है। इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी गलत है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये सही है। ठीक है, तो 31 में ऑप्शन सी सही होगा। अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है गियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो 4 ऑप्शन थे, वागड़ी, डिंगल, अहिरवाटी, निमाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो होगा वागड़ी। वागड़ी इसका राइट आंसर होगा। गियर्सन ने वागड़ी भाषा को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। ओके, चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 33, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के, धोती के। क्वेश्चन नंबर 33 इसका जो राइट आंसर होता, जो करेक्ट आंसर होता वो होता ऑप्शन सी अंगरखी के। ओके। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया 34, वो पूछा गया था कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दें। अच्छा क्वेश्चन है और अभी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप दें। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया 35, ये था कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? क्वेश्चन नंबर 35। बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़, जोधपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका राइट आंसर होता ऑप्शन बी नाथद्वारा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 4 ऑप्शन थे, 1956, 1954, 1952, 1958। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होता? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, इसका करेक्ट आंसर है वो होता है इसका 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये पूछा गया था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, ये संत दे रखे हैं, ये संप्रदाय दे रखे हैं, इनका हमें मिलान करना है। तो देखिए कैसे मिलान करेंगे, देखते हैं। रामानुज कौन से संप्रदाय से थे? क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रामानुज थे वो थे शुद्धादेव से। नो शुद्धादेव से नहीं थे। रामानुज किससे थे? रामानुज थे विशिष्टाद्वैत के थे। ठीक है, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के थे। माधवाचार्य थे वो थे द्वैतवाद के। ओके। निम्बकाचार्य थे वो थे देवताद्वैत के। और जो वल्लभाचार्य थे वो थे शुद्धाद्वैत के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सी डी बी ए, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अगली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? 4 ऑप्शन है, उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीक विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है?
तो जो ये 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन सी, जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही। ये इनका तीनों जिलों का सही बढ़ता क्रम है, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, ये पूछा गया था कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम इसको किस क्रम में पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि आपने माथापच्ची कर ली होगी इसके अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 4 2 3 1। पहले गुइया, ठीक है, फिर बांडी, फिर सुकड़ी और फिर जवाई। ये इसका राइट क्रम होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि नीचे दी गई संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं कि यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। दोस्तों ये रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं आपको सोल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं इनको डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देता हूँ, आप मिलान कर लेना। ठीक है, तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर आएगा 7, करेक्ट आंसर 7 आएगा, आप इसको निकाल के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, ये पूछा गया था कि एक विशेष कोड में डिफ को 3587 लिखा जाता है तथा फाइल को 7465 लिखा जाता है। इस कोड में आइडियल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी 43586। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये पूछा गया था, कंक्लूजन वाला है कि यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन था कि अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। निष्कर्ष थे ये 4 दे रखे हैं। रेखा एक अध्यापिका है, जो जो ईमानदार नहीं है वो अध्यापक नहीं है, आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये देखा है कि एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक में 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 0, इसका राइट आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया था कि निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें व्यवस्थित करना है और अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन जो 45 है इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका वो निकल के आएगा ऑप्शन बी आई इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था, वो पूछा गया था लुप्त संख्या को भरे। ये आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो रिक्त स्थान रखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको भरना है। तो जो इसका आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 46 में क्या आएगा, डी आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये ट्राइंगल बना दे रखा है कि निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये एक पजल है एक तरफ की, है ना, इसमें आपको आकृति गिनना है। ठीक है, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन थे 20 17 18 19 18। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन डी 18, इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये पूछा गया था कि ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है। इसको देता हूँ ना, ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री हैं और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे और भांजे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी
2 इसका राइट आंसर होगा। कई बच्चे इसके अंदर 3 करके आए हैं तो 3 नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। ठीक है, यहाँ से नोटिस कर लिया आप। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। क्वेश्चन नंबर 49 ये पूछा गया था कि पी क्यू आर और एस को एक पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए। ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है वो निकल के आएगा ऑप्शन डी, पी प्रथम स्थान पर है। ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 50 आ गया। ओके, कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी प्लस क्यू का अर्थ है क्यू पी की माताजी है। पी माइनस क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है। पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिताजी हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि टी आर का भतीजा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 को जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो इसका जो लास्ट में आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन ए, आर क्रॉस जे भाग टी क्रॉस के। ये इसका आपका राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है वो दे रखा है कि यदि दो वर्ग x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन 11 क्लास का आया है। 11 मैथ में से उठकर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हुआ है। और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन सी, आर ग्रेटर देन 2। ठीक है, आर ग्रेटर देन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये 11 क्लास का क्वेश्चन भी आपके दे दिया है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन निकल के आया है ट्रिगोनोमेट्री का कि 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान है। इसे आपको सोल्व करना है। इसका आप संयोग में लेके मल्टीप्लाई कर लोगे, सोल्व कर लोगे अंत में, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, तो वो निकल के आएगा ऑप्शन डी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका करेक्ट आंसर निकल के आपका आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 53, ये भी जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि 25 बताइए। तो बच्चा इस सवाल का आंसर दे सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 53 का, वो निकल के आएगा ऑप्शन डी, 25% लाभ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन नंबर 55 कि एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसे 4 बार गोली भेदनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था, क्या पूछा गया देखो। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, वो आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी, 7/30 भाग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 ये आ गया टाइम एंड वर्क का कि एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु काम पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 56 को पूरा सोल्व करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन सी, 10 सही 1/5 दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए, जेड की पावर ए माइनस बी का मान किसके बराबर होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा ऑप्शन बी, 1 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था कि माना वी वेक्टर बराबर 2ik प्लस जे के माइनस के कैप और डब्ल्यू वेक्टर बराबर आई के प्लस 3k कैप। यदि यू वेक्टर एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिगुणन यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर का अधिकतम मान है। क्लास 11 का क्वेश्चन आया है आपके यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 159 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
अगली शिफ्टों की वीडियो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था कि 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है। तो इसको आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए 7 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 60 कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर का मान निकालना है। तो सिंप्लीफिकेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप निकाल सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी 1330 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 61। तो वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 61। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 61 का दिया हुआ है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में कहा गया है। कथन 2 कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201 में कहा गया है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस पर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पर ये दोनों ही कथन क्या है, करेक्ट हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा 1 व 2 दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन सी इसका आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि ये देखा है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। शिक्षा से, पंचायती राज सशक्तिकरण, सांस्कृतिक विकास, आरक्षण क्षेत्र में विस्तार। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पंचायती राज सशक्तिकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है कि 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑप्शन दे रखा है 14, 16, 15, 13। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 15। दोस्तों आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसको ऐसे वैसे में मत ले, ये क्वेश्चन आपके वापस रिपीट हो सकते हैं, आगे के एग्जाम में भी आपके फायदेमंद है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, ये दे रखा है कि राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2003। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया। 4 ऑप्शन है, शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985, जगन्नाथ पहाड़िया 13 जुलाई 1981, हरिदेव जोशी 20 जनवरी 1988, मोहनलाल सुखाड़िया 16 फरवरी 1980। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बता रहा है कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 66, इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका वो निकल के आएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है कि वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 11 बार। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है या है। और ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 तीनों ही 1, 2, 3, 4 चारों कथन क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या होता, वो ये होता ऑप्शन बी अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में भारतीय संविधान के ग्राम सभा 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ओके, नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 71। अब बात करते हैं कंप्यूटर वाले। तो फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता, इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होता वो होता ऑप्शन बी, त्रिभुज टर्मिनल। ये अनुचित युग्म है। ओके, नौ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है वो है कि मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आएगा A130। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बच्चा जानता है कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, तो कौन सी पीढ़ी, क्वेश्चन नंबर 73 है। इसका जो करेक्ट आंसर होता आपका वो होता ऑप्शन सी, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में आया था ट्रांजिस्टर। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, पूछता हूँ आपको कि जो प्रथम पीढ़ी है उसमें किसका काम में लिया गया था, और जो तीसरी पीढ़ी है उसमें किसका काम में लिया गया था। ठीक है, आप बताइए, कमेंट में बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 74 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में आजकल सभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम में लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, सभी काम में लेते हैं पावर पॉइंट आजकल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 75 देखो। क्वेश्चन 75 पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। विंचेस्टर, डिस्कपैक, सोकली, बर्नौली। क्वेश्चन नंबर 75 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोकली। ठीक है, सोकली इसका राइट आंसर होगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया था कि जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है। चार ऑप्शन थे, एल्गोल, कोबोल, सी या प्रोलोग। तो क्वेश्चन नंबर 76 से जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी, प्रोलोग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था वो पूछा गया था कि इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरे को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। तो चार ऑप्शन है, टेलनेट, नेटिकेट, वेब सर्वर, नेट न्यूट्रलिटी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन डी, नेट न्यूट्रलिटी। दोस्तों कुछ बच्चों ने इसमें नेटिकेट करके आए, ऑप्शन बी करके आए, वो गलत करके आए। ध्यान रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नेट न्यूट्रलिटी होगा। मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर एकदम एक्यूरेसी के साथ एकदम करेक्ट आंसर लाया हूँ मैं। और जो नए क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने छोड़ ही दिया, एक दो क्वेश्चन है वो उसको मैंने छोड़ ही दिया डायरेक्ट। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने करेक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप पूरी विश्वास के साथ आप पूरा निसंकोच होकर देखें वीडियो को। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। तो देखिए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब है ये प्रथम पीढ़ी में आया था, और इसका जो आविष्कार है वो कब किया गया था। 78 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी, 1906 में इसका आविष्कार किया गया था। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्लॉटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 80 कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। मेलमर से, मैक्रो से, बुकमार्क से, फुटनोट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी, बुकमार्क से। ठीक है, बुकमार्क से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। अब जो इंग्लिश वाला पार्ट आ गया है, देखिए इंग्लिश वाला पार्ट आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज, कौन होता है वो होता है 81 में ऑप्शन डी, मर्सनरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था कि सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच डायरेक्टली ट्रांसफॉर द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटेंस दिया हुआ था, शी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 82 में जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन बी, शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना था कि देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, इससे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पता है आपको कैसे चेंज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, टू लगा के, टू बी लगा के थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एज सुन एज सी डिक्ट द ब्लैंक फिट द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर्स। 84 का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी, फिनिश्ड आता है इसका करेक्ट आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या करना था, मैच करना था, मैच द वर्ड ए विथ दियर सिनोमस इन बी। ठीक है, इसमें सिनोमस को हमें मैच करना है क्वेश्चन नंबर 85 में। तो देखिए दोस्तों, जो अमेंड होता है वो होता है मॉडिफाई का सिनोमस। ओके, रिवैम्प होता है वो होता है रीबिल्ड का, इंचांस होता है वो होता है इंक्रीज का, और जो डिमिनिश होता है वो होता है रिड्यूस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4 1 2 3, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बताया मैंने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 35 में ऑप्शन डी होगा। और रह गए इंग्लिश के क्वेश्चन, ये रह गए हैं। ठीक है, पूछा गया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी, मेक हे वाइल द सन साइंस। ओके, क्वेश्चन डी इसका करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 87 जो पूछा गया था कि मैच द आइटम इन कॉलम ए विथ अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मैच करना है। तो इसका जो मैं आपको इसका मैं डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी, 2 3 1 4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, इसमें आर्टिकल बनना है। ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ, ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का, तो वो होगा ऑप्शन बी, द इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ए नहीं आना चाहिए। चलो मैं इसमें कन्फ्यूजन में हूँ, आप देखिए क्या आएगा इसके अंदर, क्योंकि एल आ गया ना, एल किस लिखते हैं, एल ए आ गया यहाँ पर, सवर आ गया, तो यहाँ पर एन आना चाहिए था। आप बताइए क्या आंसर होगा इसका आप देखिए ना, थोड़ा बहुत इसमें आप कमेंट में लिख कर बताएं मेरे को भी। क्वेश्चन में 89 पूछा गया था, क्वेश्चन में 89 पूछा गया था कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस। ओके, करेक्ट फॉर्म बनना है इसके अंदर, सी इज देन हर सिस्टर। ओके, देन आ गया इसके अंदर, 89 का है और डिग्री बतानी है इसके अंदर, तो 89 में क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, प्रेटेरियर। ठीक है, तो इसमें कंपेरेटिव डिग्री आती है, देन के साथ हमेशा कंपेरेटिव डिग्री आती है, तो प्रेटियर आ जाएगा इसका ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन 90 पूछा गया था, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब भरनी है इसके अंदर। हाउ डिड यू कम करना है दैट रेयर डायमंड। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, कम बाई। ओके, अब आ जाते हैं हिंदी के ऊपर। तो हिंदी का देखिए क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था, समसूत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। क्वेश्चन 91 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो होगा ऑप्शन सी, पायस, पायसा, वर्षा, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया था कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन बी, जिसे जीतना आसान हो दुर्जय, ये सार्थक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, वो पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी निरभिमान। क्वेश्चन नंबर 94 है, वो पूछा गया था कि विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्पण समर्पण। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया था कि प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन सी, विचारण प्लस ये विचारणीय। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया था कि शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अन्योन्य, अन्य प्लस आई, अन्योन्य। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 97 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चतुष्पथ, चार पथों का समूह। ये गलत होता है, चार पथों का समूह को चौराहा बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो होगा ऑप्शन बी, गोदुम, गाहक, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, नहीं है ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, नहीं है असुमिलित है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा देखना है आगे की शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु जा गिरा। और ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन ये है
कि तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अपराधी कोई और दंड किसी और को। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 27 सितंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी शिफ्टों की आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी और भी कई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।